हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 20 जून के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन क्वेश्चनों के साथ छोटे बड़े जीके, जो आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे, इनको आपस में रिलेट करते हुए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले रोज की तरह अपने दोस्तों को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ इस सेशन को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में कैलरा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है। तो देखिए, ये एक फेमस जो राइटर हैं उनके द्वारा लिखा गया है, और राइटर का नाम है का, काजुआओ काजुओ इशिगेरो इशिगुरो। ये एक जापानी लेखक हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इन्हें 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो आपका ये स्क्रीन पर उपन्यास दिया गया है, कालरा एंड द सन, ये उपन्यास मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2019 का साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया जाएगा। दिया नहीं गया है, कोविड-19 की वजह से अब दिया जाना था, लेकिन 2020 में शुरुआत में ही जो आपका कोविड-19 महाबीमारी है वो शुरू हो गई थी, तो इसके लिए अभी इसकी घोषणा तो कर दी गई है लेकिन दिया नहीं गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रिया के राइटर पीटर हैंडके को दिया जाएगा, जिन्होंने भाषा के अनुप्रयोगों के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आपको बता देते हैं इसी के साथ एक नोबेल पुरस्कार की भी अभी 2 दिन पहले मैंने चर्चा करी थी कि शांति का 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो देखिए, 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका उसके लिए नॉमिनेट हुई थी जो थ्रेना, आपकी एक 16 साल की बच्ची थी, स्वीडन की थ्रेना बर्ग नाम से, ऐसा कुछ अजीब सा नाम था, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। स्वीडन की थी, पर्यावरणविद हैं। उनको ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन आपको मैं बता दूं 2019 का शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार अबी अहमद, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, उनको दिया जाएगा। तो इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कुछ समय पहले ही नौरोजी, अभी हाल ही में नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किताब दिनकर पटेल के द्वारा लॉन्च की गई है। बेगा मजुमदार हाल ही में द ए बर्लिग नाम की उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। साथ में जेके रावलिंग का नाम ध्यान रखना, इन्होंने द ईगा बुक नामक पुस्तक लॉन्च की थी, जो एक ई लर्निंग पुस्तक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक कह सकते हैं हम इसे। और हैरी जो पॉटर सीरीज है उसकी भी ये राइटर थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी अंकटैक्ट के डाटा के अनुसार, यानी कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है इसने, तो इसके अनुसार भारत फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में कौन सा नंबर पर रहा है। तो 9वें नंबर पर रहा है, और जो ये रिपोर्ट है ये 2019 की 2020 में लॉन्च की गई है। तो इस रिपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको कि हम UNCTED कहते हैं, के ने 16 जून को विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में $51 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ वर्ष के दौरान दुनिया भर में 9वें नंबर पर रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 2019 की रिपोर्ट है जिसे अभी 2020 में लॉन्च किया गया है। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज़्यादा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा। वर्ष 2018 में भारत को $42 अरब का FDI प्राप्त हुआ था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के चलते 2020 में दुनिया भर में एफडीआई में 40% तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। यह गिरावट 2019 में हुए 1,540 अरब डॉलर के प्रवाह के मुकाबले आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो 2005 के बाद पहला अवसर होगा कि दुनिया के देशों में एफडीआई पहली बार 1,000 अरब डॉलर के आंकड़े के नीचे आ जाएगा। तो ये समस्त जानकारी आपको हमने प्रोवाइड कराई। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके हेड मुखीसा कितुई इसके हेड हैं। संस्थापक इसके यानी कि संस्थापक जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा देश हैं। इस रिपोर्ट में यूएसए 246 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। सेकंड पर चाइना 141 अरब डॉलर के साथ और नीदरलैंड थर्ड नंबर पर 114 अरब डॉलर के साथ आया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नाबार्ड की निवेश शाखा, जिसको कि हम नैव वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप यानी कि कंपनी में किया है? इसको हम कंपनी कह सकते हैं। तो जय किसान नामक एक ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप है, इसमें इसने अपना निवेश मतलब किया है। तो आपको बता देते हैं जो ये निवेश है ये ग्रीन फील्ड के क्षेत्र में नाबार्ड करेगा। तो जितने भी जो ग्रीन फील्ड क्षेत्र हैं उनमें नाबार्ड ये करेगा। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की निवेश शाखा, जिसको हम नैव वेंचर फंड ने नाम से जानते हैं, इसने ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। नैव वेंचर मई 2019 में 500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित कॉपर्स के साथ लॉन्च किया गया था। मुंबई स्थित स्टार्टअप में 30 करोड़ के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में निवेश किया गया था। तो आपको बता देते हैं नाबार्ड के बारे में। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन नाबार्ड का एक क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा में रहा था, तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा चर्चा करके। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके साथ ही आपको बता देते हैं इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके गोविंद राजुला चिंतला बन गए हैं। तो यही जो गोविंद राजुला चिंतला थे, इनके ऊपर ये क्वेश्चन कई दिनों से आपका चल रहा था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई मछली की प्रजाति का नाम क्या है? तो देखिए, एक नई प्रजाति खोजी गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है सिजोथोरस सिकी सीरूमेनिस। तो इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी विस्तार से। तो आपको फोटो प्रोवाइड करवाते हुए बता देते हैं पूरी डिटेल कि अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है, जिसका नाम सिजोथोरस सिको सीरूमेनिस है और रखा गया है। इस मछली जो ये नई मछली प्रजातियों की खोज की है, ये डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। वह पासीघाट में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग के डीएम यानी कि प्रमुख हैं। आपको बता देते हैं कि जो ये मछली है, इसकी प्रजाति की खोज पूर्वी जो सियोंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर मीवो सर्कल में एक गाकंक क्षेत्र के पास में सीकू नदी और सीरुम नदी बहती है, जिसके संयुक्त संगम पर यह मछली पाई गई है। इसका नाम सीकू और सिरोम नदियों के नाम पर रखा गया है। और जो ये मछली है, ये सीजोथोरम नामक जो जीन्स वाली मछलियां हैं उनसे मिलती जुलती है। तो इसका नाम सीजोथोरस
जीन्स की मछलियों के नाम पर और इन नदियों के नाम पर रखा गया है संयुक्त रूप से। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि जो अपना जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी ईटानगर है, सीएम पेमा खांडू हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं करंट से रिलेट। तो देश का पहला राज्य जिसने IUCN की यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्टिंग शुरू की है। तो जो ये रेड लिस्टिंग है इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो प्रजातियां पशु पक्षी पेड़ पौधे जो आपके विलुप्त होने के कगार पर हैं उन सभी जीव या पौधे पक्षियों पर जो आपकी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का काम करेगी। इसी के साथ ही अभी कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 3 मेंढकों की प्रजातियां खोजी गई थी, जिनमें से लीसुराना हिमालयन, लीसुराना इंडिका और लियूराना मिनुंटा मिनुंटा प्रमुख थी। और ये मेंढक इतनी मतलब ऐसी प्रजाति है, इतने छोटे मेंढक हैं कि इनको आप 1 रुपये के सिक्के, जो आपका 1 रुपये की करेंसी जो सिक्का आता है कोइन, उस पर आप आराम से इनको रख सकते हैं। तो इतनी छोटी प्रजाति के ये 3 नई प्रजातियों के मेंढक खोजे गए थे। इसी के साथ जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू हैं उनके द्वारा हंगपन दादा ब्रिज, ये ध्यान रखना, BRO के द्वारा निर्मित किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था और यह सिगुनसिरी नदी पर बनाया गया था। कुछ समय पहले ही आपको मैंने ये पढ़ाया था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक सांप की नई प्रजाति भी खोजी गई थी जिसका नाम हैरी पॉटर का एक किरदार के नाम पर रखा गया था और उस किरदार का नाम सालजार के नाम से कुछ सालजार सालजार करके था। पूरा मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं पिक्चर्स कम देखता हूँ। वैसे आपको मैं ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप नाम भूल भी जाओ पेपर में आ जाए तो जो आपका हैरी पॉटर जो फिल्म है उसके किरदार का नाम ध्यान रखना। सालजार के नाम से ये प्रजाति थी और उस प्रजाति का नाम रखा गया था सालजार पिट वाइपर। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है? तो 8वीं बार चुन लिया गया है। और आपको इस खबर की पूरी जानकारी दे देते हैं। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। अब भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोट इसको हासिल हुए थे और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना ने भी इसके लिए समर्थन किया था, मतलब भारत के लिए इसमें समर्थन किया था। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी 17 जून 2020 को आयोजित सुरक्षा परिषद में चुनाव जीता था। भारत साल 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक कैटेगरी में अस्थायी सीट के लिए एक उम्मीदवार था। तो ये अलग अलग कैटेगरी में 5 मतलब 10 सदस्य होते हैं आपके सुरक्षा परिषद के, जिसमें 5 स्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। तो जो 5 अस्थायी होते हैं उनका प्रति 2 वर्ष में चुनाव किया जाता है। तो उसमें आपके 5 महाद्वीपों से अलग अलग कंट्रियों को चुना जाता है। तो एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया महाद्वीप से आपका भारत चुना गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि निर्विरोध समझिए आप, जिस आदमी को यानी कि जिस देश को 193 सदस्य 184 वोट दे रहे हैं, तो एक तरह से निर्विरोध ही समझिए आप। इससे पहले भारत 1950, 51, 1967, 68, 1972, 73, 1977, 78, 1984, 85, 1991, 92 और 2011-12 में भी इस पद पर जिम्मेदारी निभा चुका है। 8 साल बाद भारत की सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। महासभा प्रत्येक साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। इस परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देश को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये तो 2/3 से भी बहुत ज़्यादा वोटों से भारत आपका जीत चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है,
आपको लगता है कि वास्तव में ही हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ हमारी भी हेल्प कीजिए, इसको अधिक से अधिक लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करके। क्योंकि देखिए, हम बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपके लिए जो जानकारी है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और जो आपकी और यूट्यूब चैनलों पर मतलब क्वेश्चन के साथ में अनगिनत जो मतलब है बेकार की सामग्री जोड़ दी जाती है, उससे कहीं दूर हम आपको सिर्फ वही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और मेन फोकस हमारा और हमारी टीम का यही रहता है कि सिर्फ आपको वो जानकारी दी जाए जिसके जरिए आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस तिथि को चुनाव कराए हैं? तो 19 जून 2020 को कराए, यानी कि कल आपके ये चुनाव हो चुके हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून 2020 को चुनाव कराए गए हैं, जिसमें से 24 सीटों में से 18 सीटों का चुनाव पहले कोविड-19 की वजह से टाल दिया गया था। तो इसमें जो 18 सीटों पर चुनाव होने थे पहले, उनको भी कोविड-19 के चलते टाल दिया गया था, तो उनको इसमें ऐड कर कर अब टोटल 24, 18 और 6, मतलब 6 सीटों पर होना था, लेकिन अब इनको 18 को ऐड कर कर इकट्ठे 24 सीटों पर आपका मतदान कराया गया है। इसमें चार सीटें आंध्र प्रदेश, 4 सीटें गुजरात, 3 सीटें मध्य प्रदेश, 3 सीट राजस्थान, 2 सीट झारखंड और एक एक सीट आपकी मणिपुर मेघालय की शामिल थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। जिस जिस स्टेट के लोग ये देख रहे हैं उनके लिए स्टेट वाइज सीट महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे कि राजस्थान की तैयारी करने वालों के लिए ये ध्यान रखना है कि कितनी राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव कराए गए। गुजरात वालों के लिए ध्यान रखना है कि गुजरात की कितनी सीटें थी। आंध्र प्रदेश वालों के लिए ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश से कितनी सीटें थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही मेनली आपको जो सभी को एक जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि 24 सीटों पर, मतलब 18 प्लस 6 सीटों पर इकट्ठा चुनाव कराए गए हैं राज्यसभा की सीटों का। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको हम KVIC भी बोलते हैं, के द्वारा किस राज्य में नीरा होती है आपकी ताड़ के पेड़ से निकाली जाने वाली एक पेय पदार्थ होता है, और ताड़ गुड़ के उत्पादन करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र में की गई है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी डिटेल से। तो देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले के नीरा मतलब आपको मैंने बता दिया है, ताली एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, एक पेय पदार्थ होता है जो कि ताड़ी वृक्ष से निकाला जाता है, ताड़ के वृक्ष से। और इसको पीने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि हल्का सा नशा भी इससे हो जाता है, लेकिन वैसे ये शरीर के लिए काफ़ी मतलब स्वास्थ्यवर्धक है। तो नीरा और जो नीरा है ताड़ी, इसको यूपी बिहार क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और इधर की साइड में इसे नीरा बोला जाता है। तो नीरा और ताड़ी एक ही चीज़ है। नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। KVIC द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना एवं जनजातियों तथा पारंपरिक पासिको, मतलब कि जो पारंपरिक जो ये मतलब उत्पादन करने वाले होते हैं ना ताड़ी वगैरह, उसको पासिको बोलते हैं, ट्रैपर के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में लगभग 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। परियोजना के अंतर्गत KVIC ने नीरा निकालने वाले एवं ताड़ गुड़ बनाने वाले 200 स्थानीय कारीगरों को टूल किट वितरित की है। इस टूल किट में फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, परफोरेटेड मॉडल्स, केटिन बर्नर्स, चाकू, रस्सी, नीरा निकालने के लिए कुल्हाड़ी जैसे अन्य उपकरण भी शामिल हैं। तो नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ के वृक्ष से निकाली जाती है और भारत में कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था
इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है। तो वोल्कान बोजकिर को चुन लिया गया है। तो फोटो के माध्यम से इस पर चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर को निर्विरोध चुना गया है। बोजकीर की उम्मीदवारी पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों के बीच में संघर्ष प्राप्त थी, मतलब इसमें संघर्ष छिड़ा हुआ था इनकी इस पद पर इनको चुनने के ऊपर। वह 1 वर्ष की अवधि के लिए पद संभालेंगे। वोल्कान बोजकीर को उनके पक्ष में 178 वोट मिले, क्योंकि 11 राष्ट्रों को मतदान से रोक दिया था। गुप्त मतदान के माध्यम से किया गया था। वोल्कान बेजरिक जनरल असेंबली का मुखिया बनने वाले पहले तुर्की नागरिक होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पेशल जो नाम ध्यान रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस देश से हैं। बाकी डिटेल तो क्या है कि आपको हम इसलिए बता देते हैं कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा आपको रोचक लगे, और रोचक लगने के साथ साथ आपको पढ़ने में थोड़ा आनंद आए, क्योंकि थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी आनी चाहिए क्वेश्चन के बारे में जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा किस फ्लैगशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कि KISCE की शुरुआत की गई है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है, और इसकी स्थापना किरण जो रिजिजू हैं, हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में, और अरुणाचल प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद हैं। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये बाकी की डिटेल आप खुद पढ़ लेना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मनाया गया रज पर्व या राजा पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आपको बता देते हैं कि देखिए, उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया जाता है। मतलब इसको 2 नामों से जानते हैं, या तो रज पर्व के नाम से या राजा पर्व, दोनों ही एक ही बातें हैं। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत में भूदेवी यानी धरती माता के विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है। इसके चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। तो ये मतलब मानसून के शुरुआत में मनाया जाता है। मेन बात यह है। राजा पर्व उत्सव मनाने के दौरान उड़ीसा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 3 दिनों तक खुदाई, बुवाई और जुताई जैसे सभी कार्यों को रोक देते हैं। ये 3 दिन तक ये तीन दिन इस प्रकार हैं, जैसे कि राजा क्रांति आषाढ़ मास से पहले दिन को संक्रांति के पहले दिन यानी पिल्ली राजा संक्रांति के दिन, और उसके बाद के दिन को भोज दहा या बसी राज के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा की बात हो रही है। तो उड़ीसा आपको मैंने पढ़ाया था। तो 2-3 दिन से लगातार उड़ीसा हमारे चैप्टर में चल रहा है। तो आपको विशेष रूप से उड़ीसा याद हो जाना चाहिए। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का होमवर्क क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है कि हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने कौन सी योजना लागू की है। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो योजना का नाम और एक उस राज्य का नाम जिसने ये योजना शुरू की है। कल हमने आपसे पूछा था कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो देखिए, 29वां सरस्वती सम्मान 2020 में 2019 के लिए दिया गया था, और ये उपन्यास से संबंधित मतलब जो उपन्यास या कहें आपका किताब जो लिखना राइटर्स जो हैं उनके सम्मान में दिया जाता है। तो ये आपका वासुदेव मोही को मिला था 29वां सरस्वती सम्मान 2019 के लिए, और इनके उपन्यास का नाम था चेक बुक।
तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं है तो 2020 का ही, लेकिन 2-3-4 महीने पुराना है। तो हो सकता है आप इसको भूल गए हो, तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमने पूरी डिटेल के साथ में इस क्वेश्चन का जवाब आपको प्रोवाइड कराया है। इसी के साथ में आपको इस आज का जो सवाल पूछा गया है, आज का सवाल, इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ आप इसको अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, बिल्कुल रुचि के साथ पढ़ें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। क्योंकि आपको एक सूचना भी दे देता हूं, जो आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की रेलवे की तैयारी करने वाले बंदे हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि अब जो रेलवे है वो अपनी साइट पर एनटीपीसी और इससे संबंधित जानकारी शेयर करने लगी है। तो हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर ही आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। इसी के साथ कल नए सेक्शन में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।